अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि फवाद चौधरी को जिनको गिरफ्तार किया गया था, अब उनके ऊपर एक नया केस भी सामने आ गया है। चकवाल के ही एक शहरी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि फवाद चौधरी ने 2020 में उनके घर पर हमला करके 6 बोरी DAP और 6 बोरी यूरिया चोरी की और उसके साथ साथ कुछ चारपाइयाँ भी चोरी करके ले गए। अब पाकिस्तान के अंदर ये नई बात नहीं है कि सियासतदानों पर इस किस्म के मुकदमे बनाए जाते हैं, लेकिन जब भी नए मुकदमे बनते हैं तब हमें ये ज़रूर दोबारा रिमाइंडर कराना पड़ता है, आपको सबको रिमाइंड कराना पड़ता है कि ये नहायत ही शर्मनाक हरकत है। किसी भी सियासतदान को उसकी सियासी जो सूझबूझ है या जो कुछ भी उसकी सियासी वाबस्तगी है उसको ख़त्म करने के लिए इस किस्म के केसेस बनाना जो है ये नहायत ही शर्मनाक हरकत है। रियासत को इस किस्म की हरकतें करनी अच्छी नहीं देती, रियासत को इस किस्म की हरकतें जेब नहीं देती। फवाद चौधरी साहब जो है वो ओरिजिनली एक केस में गिरफ्तार हैं जिस पर उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने रिश्वत लेकर किसी शख्स को नौकरी पर रखवाने का वादा किया और फिर रिश्वत भी खा गए, यानी कि पैसे भी उसके खा गए और उनको नौकरी पर भी नहीं रखवाया। अब इससे पहले फवाद चौधरी साहब पर 9 मई के भी मुकदमा थे। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनको धमकियाँ देने और उनकी तौहीन करने के भी उन पर केसेस हैं। हज़ारों केसेस हैं फवाद चौधरी साहब पर जो चलाए जा सकते हैं, उनमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई मौजूद होगी। ऐसे में फवाद चौधरी साहब पर यूरिया चोरी का मुकदमा बनाना वैसे ही है जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर के अंदर परवेज़ इलाही साहब और शहजाद साहब के जो बुजुर्ग थे उनके ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा ज़हूर इलाही के शहीद के ऊपर बना दिया गया था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की तारीख जो है वो इन पिछले 50, 60, 70 सालों के अंदर भी इतनी आगे नहीं जा सकी कि हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर सियासतदानों को ज़ेर अताब लाने के लिए या सियासतदानों से पॉइंट स्कोर करने के लिए या सियासतदानों से इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर अपनी मर्जी का कोई बयान दिलवाने के लिए इस किस्म की हरकतें की जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब बातें हैं। को मान सकता है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो 6 बोरी DAP या 6 बोरी यूरिया चोरी करने के लिए किसी के घर गए होंगे कि मतलब इनकी मालियत जो है या इनकी जो कीमत है मार्केट के अंदर उसका भी हिसाब लगाया जाए तो ये 1 सवा लाख के ऊपर से ज़्यादा की चीज़ें नहीं बनती होंगी जिस चोरी का इल्ज़ाम फवाद चौधरी साहब पर लगाया जा रहा है। इतने पैसे तो शायद फवाद चौधरी साहब इस्लामाबाद के या लाहौर के किसी बड़े रेस्टोरेंट में एक वक्त पर खाना खाने के ऊपर लगा देते होंगे। ऐसे इस किस्म के केसेस बनाकर जो लोग हैं, जो उनके साथी हैं फवाद चौधरी साहब के, उनको डराया धमकाया नहीं जा सकता। ना उस बात से वो लोग डरेंगे, ना इस बात से वो सहमेंगे, बल्कि लोग मजाक उड़ाएंगे, रियासत का मजाक उड़ाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट का मजाक उड़ाएंगे कि देखो ये लोग किस हरकत पर उतर आए हैं, कि ये किस जगह पर पहुंच गए हैं, किस लेवल पर आ गए हैं कि इनको चूंकि हमारे लीडर या हमारे सियासतदान के ऊपर बनाने के लिए कुछ सही मुकदमा नहीं मिला तो उसको इन्होंने इस केस के अंदर फंसाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के रियासती इदारे जो हैं उनको इस बात पर गौर करना चाहिए। पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके रहनुमा वक्तन फवक्तन और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो हर वक्त ये दावा करते रहते हैं कि रियासत की तरफ से उनको निशाना बनाया जा रहा है, रियासती जो तशद्दुद है उसका वो निशाना बन रहे हैं। और इस तरह की सिचुएशन में फवाद चौधरी जैसे शख्स जिनको पहले गिरफ्तार किया गया, फिर उनको रिहा कर दिया गया, फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी जो अलहदगी है वो बता दी और उसके बाद वो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। अब वहाँ पर जाकर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए जलसे नहीं मुनक्कद कर रहे या इस किस्म के काम नहीं कर रहे, उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त बहुत सारी मार्केट में खबरें गर्दिश कर रही हैं, कुछ कह रही हैं कि फवाद चौधरी साहब जो है उन पर दबाव है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दे दें कि 9 मई के जो वाक़यात हैं वो इमरान खान साहब ने कराए थे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब PTI की कोर कमेटी से मिल रहे थे इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने किसी फॉरेन एम्बेसडर के सामने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके बारे में कुछ ऐसी गुफ्तगू नाजेबा की जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इसी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साथी हैं। फवाद चौधरी साहब की जो तमाम की तमाम सियासत इस वक्त तक है वो इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है। फवाद चौधरी साहब जिस इलेक्शन के लिए सीट पर खड़े होते हैं वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर वो इलेक्शन नहीं जीत सकते थे और 2018 में भी नहीं जीत सकते थे। इससे पहले भी फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर भी इलेक्शन लड़े वहाँ से और लेकिन वो हार गए। उसके बाद जब इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट फवाद चौधरी साहब को हासिल हुई तो वो जीत गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एस्टैब्लिशमेंट खुद ही सियासतदान बनाती है और फिर उनको गिराने के लिए इस किस्म के अजीब व गरीब हथकंडे इस्तेमाल करती है। मैं वर्ड ओछा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन हथकंडे बड़े अजीब हैं कि उनका आप सियासतदानों के ऊपर इस किस्म के मुकदमात बना दें जिनकी कोई ग्राउंड वैल्यू ही नहीं है, जिनकी कुछ समझ बूझ ही नहीं है, जो समझ नहीं आती कि भाई ये किस किस्म का मुकदमा आपने किसके ऊपर बना दिया है। फवाद चौधरी साहब से मैं बहुत लाख इख्तलाफ करता हूँ। मैंने आपको बताया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के पैदा करता सियासतदान है और ऑब्वियसली पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की जो अमल दखल है, इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल वो हमारे जैसे जो अपने आप को डेमोक्रेट्स लोग कहते हैं उनको पसंद नहीं है किसी सूरत भी। लेकिन फवाद चौधरी साहब के ऊपर अगर आपने कोई केस बनाना है, कोई इल्ज़ाम बनाना है, लगाना है तो उस किस्म का इल्ज़ाम लगाएं जो कि लोग जो एक्सेप्ट भी कर सकें या समझ भी आ सके कि देखें जी इन्होंने ये किया और इसकी इनको सज़ा दी जा रही है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस उनका होना या दीगर होना जो उनके मसाइल थे जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 12-18 महीने में चीज़ें चलती नहीं हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको और मिल जाएंगी फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। लेकिन
यूरिया चोरी, डीएपी चोरी, चारपाइयाँ चोरी करने का इल्ज़ाम। ये ऐसा इल्ज़ाम जो है ये मतलब समझ नहीं आती पाकिस्तान की सियासत को किस लेवल पर लेके जाया जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है इस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी आंखें खोल ले, स्लो वॉक करती हुई वो जिस तरफ जा रही है, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं उसको सिलसिला बंद कर दिया जाए। इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन से पहले अगर इस किस्म की हरकतें होती रहेंगी और मुसलसल और रेगुलरिटी से होती रहेंगी तो उस इलेक्शन के नताइज पर कोई भी यकीन करने पर आमादा नहीं होगा। जहाँ तक इलेक्शन की बात हो रही है तो हमारी जो दूसरी खबर है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन से मुतल्लिक ही है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, उन्होंने अपनी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया हुआ है। लाहौर में उन्होंने अपनी मुलाकातें कर ली हैं, बहुत सारे लोगों के साथ उनकी मुलाकातें मतवक्के हैं। वो बलूचिस्तान भी जा रहे हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि नवाज शरीफ साहब जो है उनका बलूचिस्तान का दौरा मतवक्के है। वो बलूचिस्तान जा रहे हैं, इसी महीने के मिडिल के अंदर वो बलूचिस्तान जाएंगे, वहाँ पर वो बलोच रहनुमाओं से, कौम परस्तों से बातें करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जिसको शायद हमने मेन स्ट्रीम से निकाल कर बाहर फेंक दिया है। ना मेन स्ट्रीम मीडिया बलूचिस्तान की बात करता है, ना बलूचिस्तान के मसाइल के बारे में हम बात करते हैं, ना बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त एक शोरश जो चल रही है जो कि पिछले 20 सालों से चल रही है और इस वक्त अपने अरूज पर है। पिछले दिनों ही बलूचिस्तान के अंदर पाक फौज के जो एक कॉन्वॉय था उसके ऊपर हमला किया गया और काफ़ी सारी शहादतें हुई। तो इस वक्त जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं उसके बारे में हम पाकिस्तान की बाकी सियासत से, पाकिस्तान के दीगर मसाइल से जो कि सेल्फ क्रिएटेड मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर शायद दीगर सियासी मसाइल इस तरह के ना होते अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट 2011 से ऐसा खौफनाक तजर्बा ना करती जो उन्होंने इमरान खान साहब की सूरत में किया और उसके बाद अब भुगतान भुगत रहे हैं। पहले उनको लाने के लिए सारे के सारे निज़ाम की चूल्हें हिलाई गई और अब उनको भेजने के लिए निज़ाम की चूल्हें हिलाई जा रही हैं। तो अगर ये तजर्बे ना किए जाते तो शायद हमारे पास फारिग वक्त होता और हम सोच सकते और पता कर सकते कि बलूचिस्तान के अंदर जो शोरश है उसका क्या किया जाए। बलूचिस्तान की आबादी जो है वो 1998 से लेकर अब तक तकरीबन दुगनी हो चुकी है। ज़्यादातर आबादी जो है वो नौजवानों की है और नौजवान जो वहाँ के हैं वो पाकिस्तान से डिसइल्यूजन है। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान से नौजवान डिसइल्यूजन है, वहाँ पर पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमले भी हो रहे हैं, डिसइल्यूजन लोग जो हैं वो गैर मुल्कियों के और पाकिस्तान के मुखालफिन के हाथों में खेलते हुए अपने ही लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर पंजाबी जो हैं सेटलर्स जो यहाँ से जाते हैं, आबादकार तो खैर वो नहीं होते, बेचारे गरीब लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनको भी मारा जा रहा है और मुसलसल ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इस सब का जो हल है वो क्या है? हमने पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में कभी इस बारे में बात ही नहीं की। पाकिस्तान के जो बड़े लीडर्स हैं कभी उनके पास मौका ही नहीं मिला। बलूचिस्तान की शायद हैसियत इसलिए भी कम है क्योंकि उनकी कौमी असम्बली की सीटें बस 10-11 सीटें हैं, तो उसके बारे में पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो इतना ख्याल नहीं करती और उसको इतना ध्यान नहीं देती। हालांकि देना चाहिए। पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, चाहे वो इमरान खान साहब थे जब वो वज़ीर आज़म थे, उनको तब चाहिए था कि वो बलूचिस्तान के मामले को टेकअप करते, हील करने की कोशिश करते। लेकिन आपको याद होगा कि बलूचिस्तान के अंदर जब क्वेटा के अंदर वो अहले तशी हज़रात की जो हज़ारा बरादरी की जो लाशें थी वो पड़ी हुई थी, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा और आखिरकार इमरान खान साहब ने उन्हीं को इस्लामाबाद बुलाकर उनसे अफसोस और ताज़ियत और जो भी किया वो खुद वहां जाने पर भी आमादा नहीं हुए। तो इसी तरह पाकिस्तान की जो दीगर मेन स्ट्रीम जमातें हैं वो भी बलूचिस्तान के मामले पर, बलूचिस्तान के इशू के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। ज़रूरत इस अमर की है बलूचिस्तान के अंदर जो ज़ख्म है उनके ऊपर मरहम रखने की कोशिश की जाए। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम क़यादत है, चाहे वो नवाज शरीफ की सूरत में हो, चाहे इमरान खान साहब की सूरत में हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी की सूरत में हो, ये तीन जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जो मुल्क के जो वोटर है उसका तकरीबन 90% के आसपास जो है हिस्सा वो इन तीन बड़ी सियासी जमातों के पास है। ज़रूरत इस अमर की थी कि ये लोग वहाँ जाते बलूचिस्तान और वहाँ जाकर उनसे पूछते और समझने की कोशिश करते कि जो मसाइल हैं उनको किस तरीके से हल किया जाए। कुछ यकीनन उनके ग्रीवेंसेस जेन्युइन भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि पाकिस्तान के मुखालफिन या दुश्मन ममालिक जो हैं उनके ईमा पर बातें की जा रही होंगी। तो इन दोनों को सिफ्ट करना और ये बताना कि किस मसले का हल निकाला जा सकता है, कौन सा मसला हल तलब है और कौन सा नहीं है, ये पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम लीडरशिप का काम था। लेकिन पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम लीडरशिप अभी तक नाकाम रही है। बारहा अख्तर मेंगल साहब इस बारे में बता चुके हैं, वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसका बलूचिस्तान के बारे में बहुत ही वीक रवैया है और वो वीक रवैया नज़र आता है। वो उम्मीद ये की जाती है कि नवाज शरीफ साहब ने जो फैसला कर लिया है कि वो बलूचिस्तान जा रहे हैं तो वो खाली बलूचिस्तान में जाकर अपनी सियासी जमात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अपनी सियासी जमात के कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करने के बजाय वहाँ के कौम परस्त रहनुमाओं से भी मिलेंगे, मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर इस बार मौका उनको मिला और वो दोबारा से मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि बलूचिस्तान के जो मामलात हैं, बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, जो ज़ख्म हैं, उनके ऊपर मरहम रखने की कोशिश की जाएगी। बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल पाकिस्तान से जिस कदर मुतनफ़र हो चुकी है उनको वापस लाने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस अमर की है कि प्यार मोहब्बत से बात की जाए और ऑब्वियसली जो लोग शरपसंद हैं उनके खिलाफ डंडे का इस्तेमाल भी ज़रूर किया जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप सबको प्यार से समझाने की कोशिश करें और अगले जो हैं आपके ऊपर हमले करते रहें, आपके फौजियों को शहीद करते रहें। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी काबिल कबूल नहीं है कि ज़ख्मों के ऊपर मज़ीद नमक छिड़का जाए और उनके साथ जो बातचीत ना की जाए, क्योंकि आखिरकार हमें बलूचिस्तान के मामलात को हल करने के लिए
इसी तरीके के थ्रू जाना है, हमें मुज़ाकरात करने हैं और उनसे बातचीत करनी है। अगर हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बात कर सकते हैं, पिछले दौर हुकूमत में इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में तकरीबन 10,000 लोगों को पाकिस्तान में लाकर दोबारा से बसाया गया और आप उसके हालात देख रहे हैं। पाकिस्तान में 500% इजाफा हो चुका है खुदकुश हमलों में, दहशतगर्दी के हमलों में इजाफा हो चुका है जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई और इमरान खान साहब, जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब की नालायकाना पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में इनको लाकर दोबारा आबाद किया गया और पाकिस्तान मसाइल का दोबारा से शिकार हो गया। तो अगर हम लोग उनसे बात कर सकते हैं तो बलूची नौजवान जो हैं उनसे बात क्यों नहीं की जा सकती। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ और उनकी मेन लीडरशिप जो है वो सारी की सारी जेल में है। तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो दिल में ये ख्वाहिश लिए बैठे हैं कि शायद फरवरी के अंदर जब 8 फरवरी को इलेक्शन का दिन होगा तो उमड़ आएगा सैलाब आवाम का और ऐसे लोग निकलकर दीवानावार पोलिंग स्टेशनों की तरफ भागेंगे और वहाँ जाकर बल्ले के निशान पर मोहरें लगा देंगे। ये देखे बगैर के बल्ले का निशान किसको लॉट हुआ है, उसका नाम क्या लिखा हुआ है और ये सारा कुछ हो जाएगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह किसी तरह लोग जो हैं वो दीवानावार पोलिंग स्टेशनों के ऊपर चले गए हों, जबकि पार्टी की मेन स्ट्रीम लीडरशिप एग्जिस्ट ना करती हो, पार्टी के लीडर जेल में हो, सजा याफ्ता हो और ना सिर्फ वो हो बल्कि सेकंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ टियर तक की भी जो लीडरशिप है या वो पार्टी छोड़कर चली जाए या वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाए या वो जो है अपने घर बैठी रहे। ऐसी सूरत हाल में जो वोटर होता है उसको निकाल कर पोलिंग स्टेशन में लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता है। लोगों का जज्बा ईमानी या जज्बा जो मोहब्बत है इमरान खान साहब के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, वो अपनी तरफ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ा इस वक्त वोटर्स का एक हिस्सा है वो नौजवानों का है और पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्टोरल डेटा है उससे ये साबित होता है कि नौजवान जो हैं वो बाकी पाकिस्तानी लोगों की निस्बत 18 से लेकर 25 साल तक का जो वोट बैंक है या जो एज ग्रुप है उसकी बहुत थोड़ी तादाद है जो वोट डालने जाती है। टर्नआउट में अगर आप देखा जाए तो शायद 25 से अबव वाले जो लोग होते हैं उनका टर्नआउट ज़्यादा होता है 18 से 25 साल वालों के दरमियान। अभी तक पाकिस्तान की तारीख यही कहती रही है। इमरान खान साहब का हमेशा से ये ख्याल रहा है कि वो तारीख को बदल सकते हैं, तारीख को नए सिरे से तब्दील कर सकते हैं। यही सोचकर उन्होंने फौज में बगावत कराने की कोशिश की थी जनरल नासिर मुनीर के खिलाफ कि पाकिस्तान में बगावत इससे पहले नहीं हुई लेकिन मैं इतना मकबूल हूं कि मैं पाकिस्तान की फौज में बगावत करा सकता हूं। तो उनकी वो कोशिश का जो हाल हुआ, जो नाकामी हुई, उनको सामना करना पड़ा, वो आप सबके सामने है। इसी तरह कुछ होने जा रहा है 8 फरवरी को कि ये जो ख्वाब के महल बुने जा रहे हैं, ख्वाब के महल बनाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम चूँकि दीवानावार मोहब्बत करती है इमरान खान से, इसलिए पोलिंग स्टेशन के ऊपर लाखों की तादाद में लोग जाकर वोट डालेंगे। आपको मैं आज ही बता रहा हूँ नवंबर का महीना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो एक बहुत ही थका देने वाला अमल है। इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर बहुत ही ऐसे ब्लैक होल्स मौजूद हैं जहाँ पर ये जो सारी की सारी मकबूलियत है इसको छुपा दिया जाएगा। 8 फरवरी को जो भी इलेक्शन के रिजल्ट निकलेंगे, मैं आपको ये बता सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो कभी भी काबिल कबूल नहीं होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह 2013 से लेकर 2018 के दरमियान रियासती इस्टेब्लिशमेंट की रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आने की कोशिश करती रही है, वही रियासती मशीनरी और वही इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने सफ़ारा हो चुके हैं। और पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि वहाँ सिवाय 1970 के इलेक्शन जबकि जिसके अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की चुनिंदा पार्टियां नहीं जीत सकी, आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता जमात ना जीत सकी हो या किसी ने इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर इक़्तिदार को हासिल कर लिया हो। क्या होने जा रहा है? 1970 के अंदर तो पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था, क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता दोबारा 2 लख्त हो जाएगा? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें जो है वो 8 फरवरी को दम तोड़ देंगी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।